तो 11 बजने वाले हैं। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बात नेपाल के प्रधानमंत्री से ही करते हैं शुरुआत इस बुलेटिन की। तो ओली की बेतुकी बोली, नेपाली पीएम के भगवान राम पर बेतुकी टिप्पणी। भगवान राम पर टिप्पणी से अब संत समाज जो है वो नाराज हो गया है। अयोध्या के संतों ने नेपाली प्रधानमंत्री के बयान की निंदा की है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और ये कहना है महंत नरेंद्र गिरी का। उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रमाण भी मौजूद है, नेपाल चीन के हाथों में खेल रहा है और इसी वजह से नेपाल के प्रधानमंत्री में इस तरह की बेतुकी बात कही है। और दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का ट्वीट आया है केपी शर्मा ओली के विवादित बयान पर। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नेपाल पूर्व में आर्यावर्त का हिस्सा रहा, ओली को सही जानकारी मालूम होनी चाहिए। ओली ने अमर्यादित बयान दिया है, बयान मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया है। और साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के उस बयान पर कड़ा विरोध जताया जिसमें उन्होंने कहा कि असली अयोध्या नेपाल में है और नकली अयोध्या भारत में। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अयोध्या भारत में ही है और उत्तर प्रदेश में है, इसको लेकर हमारे पास प्रमाण भी मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेपाल चीन के हाथों में खेल रहा है और भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहा है। साथ ही महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और ये नेपाल के नागरिकों का दुर्भाग्य है कि उन्हें ऐसा प्रधानमंत्री मिला। अयोध्या अनादिकाल से भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, तमाम इसके प्रमाण हैं। भारत के विरुद्ध बोलने के लिए नेपाल चीन के हाथों में खेल रहा है और नेपाल वासी जो हैं उनका दुर्भाग्य है कि एक मानसिक विचलित व्यक्ति आपका प्रधानमंत्री है। और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी अपना कड़ा विरोध जताया है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने बयान की कठोर निंदा करते हुए कहा कि ये मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का जिस प्रकार के बयान गैर जिम्मेदाराना दे रहे हैं और उनकी हरकतें जो बार बार हैं वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भारत के खिलाफ है। वो निश्चित रूप से ऐसा स्पष्ट हो चुका है कि चीन के निश्चित रूप से दबाव में आकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी बयान दिया कि अयोध्या नेपाल में है, तो हम पूछना चाहते हैं कि अभी आखिर इतने सैकड़ों सालों से जो लड़ाई होती रही है, जो अमीर बाकी ने आकर तोड़ा, तो आखिर वो किसको तोड़ा? और जो सुप्रीम कोर्ट से जो अभी निर्णय आया है तो क्या कहना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं हमें लगता है नेपाल के प्रधानमंत्री ओली मति भ्रम के शिकार हो चुके हैं और मानसिक स्थिति खो चुके हैं। तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान का अयोध्या के संतों ने कड़ा विरोध जताया है। अयोध्या के संतों ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा के दिए गए बयान की कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरीके से गलत बयानबाजी करना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया वक्तव्य हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री राम के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नेपाल सदैव से हिंदू राष्ट्र रहा है, सनातन धर्म के मानने वाले। लेकिन कष्ट इस बात की है कि जब से नेपाल वामपंथियों के कुचक्र में आया, जब से नेपाल चाइना के सह में आया, तब से नेपाल के प्रधानमंत्री जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने जो बयान दिया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि माओवादी नेता ओली ने जो बयान दिया है, इसके गंभीर परिणाम उनको भुगतने होंगे। और नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। और बातचीत करने के लिए निमेश अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश, अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के बयान दिया है राम को लेकर, अब साधु संतों में हमने देखा, अभी हमने अलग अलग साधु संतों की बातचीत सुनी है, बहुत ज्यादा नाराजगी है। क्या कह रहे हैं संत समाज के लोग, खासतौर पर अयोध्या में?
नीलू, अयोध्या के लोग जो हैं वो नेपाल के प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। साथ ही अयोध्या के संतों ने यह भी कहा है कि इस तरीके की मांग करना, इस तरीके की दिमाग नहीं, ये उनका दिवालियापन है, उनकी मानसिक विक्षिप्तता है। हमारे साथ सरयू नित्य आरती के संत हैं, उनसे बात करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अयोध्या वो नेपाल में है, जबकि यहाँ पर ससुराल भगवान की ससुराल नेपाल मानी जाती है, बारात जाती है। कैसे देखते हैं इसको आप? निश्चित रूप से निमिष भाई, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, नेपाल के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनके पास स्वाविवेक नहीं रह गया है। जबकि अयोध्या का इतिहास पुराणों में वर्णित है, वेदों में वर्णित है, ऐसी हमारी सनातन अयोध्या, जिसको नेपाल के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अयोध्या नेपाल में है। नेपाली राजकुमार से हमारी किशोरी जी का विवाह हुआ था, सीता जी का विवाह हुआ था, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो दूसरे के कहने से इस समय चल रहे हैं। जबकि नेपाल राष्ट्र को सदैव भारत ने सहयोग किया। जब जब उनके ऊपर आपदा आई, जब जब उनके ऊपर मुसीबत आई, सबसे पहले भारत खड़ा हुआ है उनका पक्ष लेने के लिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय ओली जी से, प्रधानमंत्री जी से नेपाल के, कि आप अभी भी समय है, सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए, अन्यथा आपका वो हश्र होने वाला है कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। और मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ओली जी को समझावें, उनको सही रास्ते पर ले आवें। अगर नहीं मानते हैं तो उसका दूसरा भी रास्ता निकालें, जैसा अभी तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर, पाकिस्तान, चीन के ऊपर रास्ता निकाल करके उनको हश्र दिलाया है। उसी तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को भी सबक सिखाना होगा, तभी उनकी बुद्धि ठीक होगी। मेरा ऐसा निवेदन भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से निवेदन है। तो देखा नीलू, आपने यहाँ पे संतों को कितना आक्रोश है। संत हमेशा से नेपाल को बड़ा श्रद्धा की नजर से देखते थे, क्योंकि हमारे यहाँ सीता जी का मायका नेपाल माना जाता है, अयोध्या से बारात भी नेपाल जाती है। तो ऐसे में लोगों के लिए बड़ा भावनात्मक रिश्ता है नेपाल से, लेकिन नेपाल के द्वारा इस तरीके का कृत्य, इस तरीके की बयानबाजी नेपाल के प्रधानमंत्री का, अयोध्या के संत इससे क्षुब्ध हैं और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जी निमिष, जरा शशिकांत जी से पूछिए कि जिस तरह से इन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान तो नहीं देने चाहिए और लगातार इसकी निंदा भी हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से भी हम बातचीत करेंगे, तो क्या किसी तरह से कोई लिखित तौर पर कुछ दिया जाएगा प्रधानमंत्री को कि नेपाल के प्रधानमंत्री अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उनसे जरा बातचीत कीजिए? प्रधानमंत्री से आपने कहा है कि बात करेंगे, प्रधानमंत्री को सूचना देंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री के लिए बात करने के लिए आप अपने प्रधानमंत्री से कोई पत्राचार या किसी तरीके का कोई पत्र लिखेंगे? निश्चित रूप से मैं कल ही माननीय अपने प्रधानमंत्री जी को खत लिख करके, पत्र लिख करके अवगत कराऊंगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री जिस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं उसे रोका जाए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा धक्का लग रहा है और आप स्वयं भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को खत लिख करके, पत्र लिख करके उन्हें अवगत कराएंगे और निवेदन करेंगे कि ओली को समझाएं, जिस भी तरीके से साम दाम दंड भेद जैसे भी हो उनके ऊपर अंकुश लगाना अनिवार्य है। तो देखा नीलू, यहाँ के संत इस बात पर नाराज हैं कि हमारे आध्यात्म, हमारे आराध्य के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल निमेश, जो संतों की नाराजगी है वो साफ तौर से देखी जा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर नेपाल के प्रधानमंत्री इसी तरह से उलझुल बातें करते रहेंगे तो फिर प्रधानमंत्री को एक खत लिखने वाले हैं जिसमें वो प्रधानमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत करे कि वो इस तरह के बयान ना दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात कर लेते हैं कानपुर कांड की। तो आज इसे लेकर 10 बजे एडीजे एलओ प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कानपुर शूटआउट में एक और आरोपी शशिकांत की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों से लूटे गए हथियारों को बरामद कर लिया गया है। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मंगलवार को कहा कि पुलिस से लूटे गए हथियार बिकरू गांव से बरामद कर लिए गए हैं। विकास दुबे के घर से AK-47 और 17 कारतूस मिले हैं। एडीजे प्रशांत कुमार ने कहा कि बिकरू कांड के एक और आरोपी शशिकांत को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उस पर 50,000 का इनाम था। उसकी खोजबीन लगातार की जा रही थी और शशिकांत के खुलासे के बाद ही पुलिस ने विकास के घर पर दबिश दी, जिसमें AK-47 और 17 कारतूस बरामद किए गए। इसके साथ ही शशिकांत के घर से इंसास राइफल भी मिली है। एडीजे प्रशांत कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले में 21 आरोपी थे, जिसमें से 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपियों में श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री और शशिकांत शामिल है। अब तक 6 आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जिसमें विकास दुबे, राजा राम, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा और प्रवीण दुबे है। और बातचीत करने के लिए श्याम तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम,
पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता, शशिकांत को पकड़ा गया और उसके कही अनुसार जब छापेमारी की गई तो उसमें AK-47 भी बरामद कर लिया गया। जो पुलिस से लूटे गए थे कुछ और हथियार बरामद कर लिए हैं। अब शशिकांत की गिरफ्तारी के बाद जो सवाल जवाब होंगे वो पुलिस के लिए कितने अहम हो जाते हैं? ये बिल्कुल जिस तरीके से शशिकांत पुलिस के हत्थे चढ़ा है और उसके बताए गए जगह पर ही इंसास राइफल और AK-47 राइफल बरामद हो गई है, तो निश्चित तौर पर जो सोनू पांडे और शशिकांत पांडे जो है वो पुलिस के लिए एक अहम मोहरा साबित हो सकता है, जिसने मुठभेड़ में उस दिन शामिल लोगों के नाम भी पुलिस को बताए हैं कि ये लोग उसमें शामिल थे। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस इसके जरिए तमाम उन लोगों का पता लगा सकती है कि कौन से सफेद पोस्ट के संपर्क में विकास था, क्योंकि आपको बता दें ये जो शशिकांत पांडे और सोनू पांडे है ये विकास के जो मामा थे जिनका इनकाउंटर में जिनकी मौत हो गई थी, प्रेम प्रकाश पांडे, उनका बेटा है। तो प्रेम प्रकाश पांडे तमाम जो अपराध थे विकास के उसमें वो संलिप्त रहता था। प्रेम प्रकाश पांडे को विकास ने अपने गांव में बसा लिया था, क्योंकि प्रेम प्रकाश पांडे पहले डकैती किया करते थे, तो उसका भी अपना लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड था, जिसकी वजह से विकास ने अपना ऑरा और वहां पर मजबूत किया और ग्रामीणों पर अपना दबदबा कायम किया। तो निश्चित तौर पर प्रेम प्रकाश पांडे का जो लड़का शशिकांत पांडे है वो पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, और वो तमाम जो अपराध की गतिविधियां हैं जिनमें उनका पिता और उनका जो ममेरा भाई यानी कि विकास शामिल रहा है वो पुलिस को बता सकता है। इसके अलावा ये उन पुलिसकर्मियों के नाम भी बता सकता है जिनके संपर्क में विकास दुबे रहा करता था, या वो राजनेता जिनसे लगातार टच में विकास रहा करता था, क्योंकि ये उनका पारिवारिक सदस्य है। जी शाम, खबर ऐसी भी आ रही है कि इससे पहले भी पुलिस शशिकांत के घर गई थी, वहां पर छापेमारी की थी, तब तो कुछ नहीं मिला था। तो इस बारे में कोई जानकारी है क्या? जी बिल्कुल, शशिकांत क्योंकि मेरा भाई है विकास का, और जो मामा है उसके, वो जिस दिन पुलिस के ऊपर हमला हुआ था उस दिन सुबह ही पुलिस ने उनके मामा को ढेर कर दिया था। तो इसके बाद मामा के घर पर ही आपको बता दें कि सीओ का जो शव है वो उनके मामा के घर पर ही मिला था, यानी कि शशिकांत के घर पर ही मिला था, जहां पर उस पर उन पर हमला किया गया था, उनकी टांगें काटी गई थी, तो उनका शव वहां पर पड़ा हुआ मिला था। इसके बाद सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था, लेकिन वहां से पुलिस को कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। इसके अलावा जो विकास का घर है जहां से पुलिस ने AK-47 बरामद की है, उस घर को पुलिस ने ढहा दिया, तमाम दूसरे हथियार उसको जो इलीगल वेपन्स थे वो बरामद हुए, लेकिन ये असलाह बरामद नहीं हुआ। लेकिन शशिकांत को जब देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस ने बताया तकरीबन 2 बजे के आसपास उसको कस्बे से ही एक तिराहे से गिरफ्तार किया। इसके बाद उससे जब पूछताछ की तो उसने ये बताया कि किन जगहों पर और इसमें भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि पूरा घर ढहा दिया गया लेकिन AK-47 नहीं मिला। हो सके बाद में इसे प्लान किया गया, रखा गया हो, क्योंकि अब जब शशिकांत ने खुलासा किया है तो उन्हीं तमाम घरों में, चाहे वो शशिकांत का घर हो या फिर विकास दुबे का घर हो, वहां से अब ये तमाम मसला बरामद किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी आपको सुनाते हैं। पुलिस पार्टी पर अभियुक्त विकास दुबे और उनके साथियों द्वारा हमला कर असलहों से फायर कर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर सरकारी असलाह भी लूट लिया गया था। इस संबंध में थाना चौबेपुर पे अपराध 192/20, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120B, 415 IPC व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पंजीकृत किया गया था। वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत उर्फ सोनू पुत्र प्रेम कुमार उर्फ राजाराम निवासी बिकरू, पूछताछ से उसने घटना में अपनी संलिप्तता के साथ विकास दुबे, अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम कुमार, प्रभात मिश्रा, बउवन, हीरू, शिवम, जिलेदार, राम सिंह, रमेश चंद्र, गोपाल सैनी, अखिलेश मिश्रा, विपुल, श्यामू वाजपेयी, राजेंद्र मिश्र, बाल गोविंद दुबे, दयाशंकर अग्निहोत्री आदि लोगों का घटना में सम्मिलित होना बताया गया। लूटा गया असलाह अपने व विकास दुबे के मकान में विकास दुबे के कहने पर छिपा दिया गया है। इसी की निशानदेही पर
विकास दुबे के घर से बरामदगी 1 अदद AK-47 राइफल व 17 जिंदा कारतूस सरकारी। दूसरा 1 अदद इंसास राइफल में 20 अदद जिंदा कारतूस सरकारी। इस प्रकार इस केस में कुल 21 अभियुक्त नामित थे, जिसमें से इनको मिला के 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री व शशिकांत। विवेचना के आधार पे आगे जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। किसी को भी न तो फंसाया जाएगा न तो छोड़ा जाएगा। आपने बताया 11 नामजद अभियुक्त अभी बाकी हैं। इसके अतिरिक्त जो भी प्रकाश में आएगा साक्ष्यों के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। और ब्रेक के बाद बात आगरा की कर लेते हैं। यहां पर आपसी विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी भतीजा मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। हत्या के वारदात को अंजाम देने के बाद से भतीजा फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यह पूरा मामला बताया जा रहा है कि थाना कोतवाली इलाके का है। आज शाम कोतवाली अंतर्गत चाचा और भतीजे का विवाद हुआ। पारिवारिक विवाद को लेकर के भतीजे द्वारा अपने चाचा को गोली मार दी गई, जिन्हें गंभीर अवस्था में एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और इस विवाद में दबंगों ने बाप बेटे को गोली मार दी। गोली लगने से बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर अब उनका इलाज चल रहा है और साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। अलीगढ़ में गश्त के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें नवी शेर नाम का अपराधी घायल हो गया। नवी पर 50,000 का इनाम था, बुलंदशहर में 25,000 और अलीगढ़ में 25,000 का इनाम नवी पर था। पुलिस ने नवी को सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। नवी के पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नवी पर कई संगीन मामलों में केस दर्ज है और गोकशी का भी आरोप इस पर है। वहीं बागपत में भी सनसनीखेज एनकाउंटर हुआ। यहां पर एसओजी टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक शातिर बदमाश को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया। रजा नाम के इस मोस्ट वांटेड अपराधी की 30 से ज्यादा मामलों में पुलिस को तलाश है। एनकाउंटर में रजा के पैर में गोली लगी। एसओजी की टीम ने रजा को सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन आखिरकार पुलिस को गोली चलानी पड़ी। यह मुठभेड़ बागपत के खेखड़ा थाना क्षेत्र में हुआ। और गाजियाबाद से खबर, यहां पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें महिला और 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है, जबकि जो महिला का पति है वो घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामला अर्थला से मेरठ जाते समय यह हादसा हुआ। आरोपी चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। और सीतापुर में दुकान में आग लग गई। चाट बनाते समय यह आग लगी। बताया जा रहा है कि आग में दुकानदार मामूली रूप से झुलस गया है। गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद यह आग लगी बताई जाती है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कहा यह जा रहा है कि जो भी सामान इस दुकान में रखा हुआ था वो सब जलकर खाक हो गया। घटना जो है वो महमूदाबाद कोतवाली के मुख्य चौराहे का बताया जा रहा है। और सोमवार को सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया तो छात्रों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर एक बड़ी मिसाल पेश की। दिव्यांशी और तुषार नाम के छात्रों ने तो कमाल कर दिया। तो सीबीएसई बोर्ड ने जैसे ही रिजल्ट जारी किए, वैसे ही लाखों छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा में लखनऊ की दिव्यांशी जैन ने तो इतिहास रच दिया। उन्होंने 600 नंबरों की परीक्षा में पूरे 600 नंबर हासिल कर दिए। दिव्यांशी नवयुग रेडियंस लखनऊ की छात्रा है, जो लखनऊ के गणेशगंज इलाके में रहती। दिव्यांशी जैन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंश्योरेंस, संस्कृत और इंग्लिश विषयों से 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। इस साल की परीक्षा में उनके सभी विषयों में 100% मार्क्स आए हैं। 100% नंबर पाने वाली दिव्यांशी जैन को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी बधाई दी।
सरप्राइज भी हूँ कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए और पूरा डिटेल? मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स थे, 2 लैंग्वेजेस थी, इंग्लिश और संस्कृत, और मेरे बाकी सब्जेक्ट थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंश्योरेंस। वो मेरा वोकेशनल सब्जेक्ट था। मेरे सब सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स आए हैं। क्या बनना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं, कैसे तैयारी की आप? जी, मैंने स्टार्टिंग से ही तैयारी की है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं लास्ट में पढ़ूंगी। मैंने स्टार्टिंग से जितना हो सके मैंने उतनी तैयारी की है। कोई गलती की तो मैंने उसे सही करने की कोशिश की है और हमेशा चीज़ों को समझने की कोशिश की है। मैंने रट्टा नहीं मारा, लेकिन हमेशा सोचती थी कि जो चीज़ नहीं समझ आई है उसको अंत तक समझ लूँ एग्जाम से पहले तक। मैंने इसे कोई स्पेसिफिकली नहीं डिसाइड किया कि मुझे क्या बनना है, पर मुझे हिस्ट्री के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना है अपने देश के लिए। दिव्यांशु जैन की तरह ही बुलंदशहर के रहने वाले तुषार ने भी 100% अंक हासिल कर सभी को चौंका दिया। तुषार दिल्ली पब्लिक स्कूल के पढ़ने वाले। 12वीं का रिजल्ट आउट हुआ तो नोएडा के स्कूल की छात्रा स्निग्धा बसु भी सुर्खियों में आ गई। स्निग्धा ने 99.4% अंक लाकर माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। नोएडा के विश्व भारती पब्लिक स्कूल की छात्रा स्निग्धा गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहती हैं, जिनका लक्ष्य डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना है। सीबीएसई बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में पूरे अयोध्या जिले में नंबर 1 की पोजीशन लाने वाली प्रांजलि पांडे का जिक्र भी काफी अहम हो जाता है। पत्रकार बनने की ख्वाहिश रखने वाली प्रांजलि ने मनोविज्ञान में सिर्फ 1 नंबर कम हासिल करते हुए बाकी सभी विषयों में 100% नंबर हासिल किए। प्रांजलि की सफलता पर उनका परिवार गदगद है। मेरा सीबीएसई रिजल्ट में 99.8 आया है। ह्यूमैनिटीज साइड से मुझे 499 मिले हैं 500 में से। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय मैं पूरा का पूरा अपने फैमिली और अपने स्कूल को देना चाहूँगी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इतना गर्व का समय है कि सबको बस शब्द नहीं है कि बयां कर सके। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा परिणाम इस बार शानदार रहे। इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 88.78% बच्चे पास हुए। हालांकि बाजी एक बार फिर से लड़कियों ने ही मारी। इस बार 12वीं में लड़कियों का रिजल्ट 92.15% रहा। रिपोर्ट न्यूज़ 18। और कोरोना से लड़ाई लड़ रहे महानायक अमिताभ बच्चन ने आज ट्वीट करते हुए कविता लिखी। कविता के माध्यम से अमिताभ ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। अमिताभ ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रार्थनाओं, सद्भावनाओं की मूसलाधार बारिश ने स्नेह रूपी बंधन का बांध तोड़ दिया है। बह गया, तर कर दिया मुझे इस अपार प्यार ने, मेरे एकाकीपन के अंधेरे को जो तुमने प्रज्वलित कर दिया है। व्यक्तिगत आभार मैं व्यक्त ना कर पाऊंगा, बस शीश झुकाने नतमस्तक हूं मैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है।